हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल पीपीएस तेज में। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। क्लास 9th का मैथ है, उसमें हम पहले चैप्टर से शुरू करेंगे, यानी संख्या पद्धति। जैसे लिखा हुआ यहाँ पर कक्षा 9 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम परिचय इंट्रोडक्शन, यानी हम उसका जो पहला चैप्टर होगा उसका इंट्रोडक्शन यहाँ करेंगे, यानी उसका परिचय। आज की वीडियो में आप परिचय देखेंगे कि पूरे जो चैप्टर होगा उसमें हम कुछ मुख्य मुख्य चीजें यहाँ बताएंगे परिचय के। उसमें जो आगे हमारी एक्सरसाइज है, जैसे 1.1, 1.2 और 1.3, 1.4, 1.6, ये जो हमारी एक्सरसाइज हैं इनको हम अगले भागों में अलग अलग पार्ट में हम करके बताएंगे। पूरा हल बताना है, सभी सवालों का हल बताएंगे। जो भी स्टूडेंट्स कक्षा 9 के छात्र हैं, पढ़ रहे हैं, वो हमारे इस चैनल को जरूर देखें और जो हम बता रहे हैं, यानी यहाँ से आज बताएंगे परिचय, उसको भी ध्यान से पढ़ें। अगले चैप्टर में जितने भी हमारी एक्सरसाइज आएंगी सबका हल एक एक सवाल करके बताएंगे। और जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है या कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट में लिख कर जरूर बताएं, ठीक है गाइस। और जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा ताकि कुछ उनको भी लाभ हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे आज परिचय यानी इंट्रोडक्शन, इसका कौन से पहले चैप्टर का। तो हम सबसे शुरू करेंगे हम प्राकृतिक संख्याओं से। क्या शुरू करेंगे? प्राकृतिक संख्याएं किस क्या होती हैं या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं या संख्या या संख्याएं कैसी, मान लीजिए इसको क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं। अब जानते हैं जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक हैं। इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि वे संख्याएं जो 1 से अनंत तक जाती हैं। जो संख्याएं 1 से हम शुरू करें और अनंत तक जाती हैं तो वो सभी संख्याएं प्राकृतिक होते हैं। तो हम उसे कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे डॉट डॉट डॉट। इसे हम कितनी भी संख्या आगे लिख सकते हैं। ये सभी संख्याएं क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या है, यानी नेचुरल नंबर। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये सभी क्या संख्या होती है? प्राकृतिक होती है, नेचुरल नंबर होते हैं। 1 से लेकर के अनंत 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जाते हैं। दूसरा आता है इसमें पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? इसको कहते हैं हम होल नंबर। होल नंबर। ठीक है, होल नंबर यानी पूर्ण को होल कहते हैं, आगे संख्या नंबर है। संख्या पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब देखो जैसे प्राकृतिक संख्या थे, हम इसको n से प्रदर्शित करते हैं, इसको w से प्रदर्शित करते हैं। कहीं लिखते हैं तो शॉर्ट में हम उसको w लिख देते हैं, उसका मतलब पूर्ण संख्या से हो जाता है। n लिखते हैं तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या है? जो हमारी संख्याएं हैं अगर हम इनको 0 से शुरू कर दें, जो संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती, 0 शामिल हो जाता है इसमें, तो ये संख्याएं बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। इस तरह से यानी 0 से अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं ये क्या है? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या हो गई 0 लगने पर। तो इस तरह से हम इनकी पहचान करेंगे, पढ़ेंगे हम इसका परिचय, आगे चैप्टर में आएंगे वहां पर पढ़ेंगे। अगला क्या है? गिनती इसका नंबर आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है तो देखेंगे, समझ लीजिए। पूर्णांक इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटेजर्स। इंटेजर इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं जेड से। देखिए शुरुआत तो है इसकी आई से, लेकिन इसको प्रदर्शित किया जाता है जेड से। अंग्रेजी के जेड से हम इसको प्रदर्शित करते हैं इंटेजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? जैसे लिख सकते हैं हम, इसमें दो होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक
ये दो पूर्णांक होते हैं हमारे, धनात्मक और ऋणात्मक। तो माइनस की संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक, जो प्लस वाली होती हैं वो धनात्मक पूर्णांक होती हैं। इसे हम ये भी कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्याएं, जैसे ये वाली सब पूर्ण संख्या होगी, ये दोनों मिलकर पूर्ण हो गई, और ऋणात्मक संख्याएं जीरो के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है, यह होता है हमारा पूर्णांक। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसे आगे हम चलते हैं, क्या भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्या ये क्या होती हैं, इसको देखेंगे पहले। देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती है इसको समझेंगे। अभाज्य, अभाज्य जो विभाजित न हो, तो हम इसको कह सकते हैं जो वे संख्याएं जो एक और व स्वयं से विभाजित होती हों, जो संख्याएं एक व स्वयं से विभाजित होती हों, वे संख्याएं क्या हैं, अभाज्य हैं। तो वे कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है और 7, यहां जाएगी आपकी 11, डॉट डॉट डॉट, आगे वो संख्याएं हैं। तो ये संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं, जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, अन्य से नहीं होती हैं। बात समझ में आ गई होगी। दूसरी आती है इसमें भाज्य संख्याएं। कौन सी आती हैं, भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं इसको हम देखेंगे। भाज्य संख्याएं जो इन संख्याएं इनके बीच में आती हैं वो भाज्य संख्या है, या ऐसी कह सकते हैं जैसे एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं से तो कटती है, इनके अलावा किसी भी संख्या से कट जाती है तो वो होती है भाज्य। या हम कह सकते हैं वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है, जो संख्याएं कट जाती हैं, जो भाजित हो जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य में कौन कौन सी आती हैं, इसके बीच में कौन सी बच गई, आप देखिए 4, 6 और क्या आएगा आपका 8, 9, 10, डॉट डॉट डॉट, ये बीच में जो संख्याएं आती हैं ये कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। तो इस प्रकार से ये चीज समझ में जरूर आ रही होंगी। तो जो वीडियो देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिएगा। आगे देखेंगे हम परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। अभी परिमेय संख्याएं कैसे कहते हैं, इसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं। इसमें क्या है, जो संख्याएं बटों के रूप में लिखी जाती हैं यानी P बटे Q के रूप में लिखी जाती हैं, वे सभी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। इसको बटों में भी बोलते हैं। जो संख्या बटों में लिखी जाती है P बटे Q के रूप में लिखी जाती है संख्याएं, यानी इस प्रकार से P बटे Q के रूप में लिखी जाती है, तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं जैसे 2/3, 3/4, 1/7, इस तरह से जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से वैसे तो इस तरह से ये होती हैं परिमेय संख्याएं। दूसरा आता है इसमें अपरिमेय संख्याएं, या इसे देख लें परिमेय संख्याओं को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर, इरेशनल जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं। अपरिमेय क्या होता है, उनका मान निश्चित नहीं होता है, साफ नहीं आता है। जैसे हम उसे कह सकते हैं पाई है, जैसे आप समझ लीजिए पाई का मान वैसे बताया गया है कि 22/7 है, लेकिन ये पूरा इसमें शेष बचे जाता है। इसका पूरा नाम ये लगभग में माना जाता है कि लगभग है, ये लगभग मान है। बात समझ में आ रही, जिसका मान पूरा नहीं आता है तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं। तो एक उदाहरण है पाई का। इसमें और भी हो सकता है, जैसे √2 है, √3 है, इस तरह से √4 है, देखो 4 का निकल जाता है, लेकिन वो अपरिमेय नहीं है। √5 है, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि इनका √5, √3, √2 इनका जो है पूरा मान नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ये अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं का मान निकल जाता है, इनका नहीं, ध्यान दीजिए इसका। तो ऐसे हमारे यहाँ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं हम इसमें पढ़ेंगे ये इंट्रोडक्शन में। इसमें आगे और आता है दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्याएं ज्ञात कैसे करें। जैसे दो संख्या दी, हम लिखें इसमें 1 व 2 के बीच
अगर हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी, 5, 4, 6 जो भी निकालनी है वो गिनती है, हमें यहाँ निकालनी 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या है। तो हम कैसे निकालेंगे इसका ध्यान, अगर मतलब 5 दिया है तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 5 + 1 बराबर 6, ये 6 आ गया। अब हमें संख्या कितनी निकालनी थी, 5 निकालनी थी ना, तो उसमें करना क्या है, जैसे 1 है इसके नीचे 1 छुपा हुआ, इसके नीचे 1 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/1 गुणा 6/6, तो कितना हो जाएगा, 6 ये 6 आ जाएगा। ध्यान दीजिए इसका, 6 का ना 6 और 6 का ना 6, तो 6/6 आ जाएगा। अगला क्या है, ये 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे 2 और बटे में क्या 1, क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 छुपा हुआ होता है, यानी सबका हर 1 होता है। ध्यान दीजिए इसका। और आगे क्या 6, तो यहाँ लिखेंगे गुणा 6/6, इसे कर दीजिए 6 दूनी 12 और 6 का ना 6, यानी देखिए अब दोनों संख्याओं का क्या है, हर हमारा बराबर आ गया, यानी इसका भी 6 उसका भी 6। ऊपर क्या है 6/6, यहाँ 12/6। अब हमें बीच में कितनी संख्याएं निकालनी थी, ध्यान दीजिए, वो 5 संख्याएं पूछ रहा था, तो 5 हो जाएंगी, 6 के बाद क्या आता 7, तो हम लिखेंगे 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6, और क्या जाएगी 11/6। कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 संख्याएं आ गई। इस प्रकार से हम बीच की संख्या निकाल सकते हैं। आगे इसमें देखेंगे अभी एक सवाल और, जैसे परिमेय संख्या का अगर दिया गया है √2, जैसे यहां पर आया था, इसे हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करें, कैसे दिखाएंगे रूट पर, ध्यान दीजिए इसको। आगे देखते हैं। अब यहां दिखाना है हमें √2 जो संख्या है, इसे हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे √2 को, ध्यान दीजिए इसका। ऐसे सवाल भी आता है √2, √3, 5 इस तरह से, तो हम √2 को जो है संख्या रेखा पर किस तरह से दिखाएंगे। एक पटरी से बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है, इसमें एक मध्य बिंदु यहां, जिसको हम 0 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 0 से यहां लिखेंगे, वो इस पे आप पटरी की यानी स्केल की सहायता से आप पटरी लेंगे, यानी स्केल, और उसमें जो 1-1 इंच है उसके निशान लगा लेंगे। यहां गया 1, फिर 1 यहां जाएगा, 2 3 4 ऐसे निशान लगा लेंगे, इधर को भी 1-1 इंच के निशान लगा लेंगे, इस प्रकार से। तो हम यह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिख सकते हैं, या 3, यहाँ 4। इधर क्या लिखेंगे, -1, -2 और -3। अब करना क्या है, हमने ये संख्या बना ली, बनाने के बाद इसमें जो हमारा क्या है, यहां पर 0 है ना, इसे छोड़ करके जो 1 है, यहां पर चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे। हमने निशान लगा लिया और इसको हमने सीधी रेखा खींच दी ऐसे करके। ध्यान दीजिए इसको, बहुत तैयार रखिए उसको नाप करके, यहाँ 90 डिग्री का कोण। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी थी, 1 इंच की थी ना, 1, ठीक है, 1 इंच ऊपर नाप लीजिए यहाँ से, और इसको यहाँ मिला दीजिए, क्या 1 इंच हो गया है। इस तरह से हमारा क्या बन गया है, एक त्रिभुज बन गया, जो 90 डिग्री का यहाँ कोण था। ये क्या था, यहाँ तो 0 है ना, ये 0 है, इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने यहाँ लिख लिया O बिंदु, यहाँ लिख दिया B, इस तरह से लिख दिया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये बन गया इस तरह से, ये ऊपर को हम इसको रेस कर देंगे, यानी इसको मिटान देंगे आराम से। ध्यान दीजिए इस तरह से। अब इसको ध्यान देना है, ये वाली जो हमारी लाइन आ गई, ये वाली, ये आ गई √2, ये आ गई। अब हमें इसे संख्या रेखा पर दिखाना है, ये वाली लाइन जो हमारी O और B आई है, ये √2 हो गई, ये हमें संख्या रेखा पर कहाँ आएगी। अब इसमें करना है, जो आपका प्रकार है, प्रकार, उसमें जो हमने पेंसिल लगाई है पटरी, यानी कि प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, इस बिंदु पर, O बिंदु पर यहाँ प्रकार रखेंगे, यहाँ पेंसिल लगाएंगे इस तरह से, ऐसे, यहाँ प्रकार की नोक, यहाँ पेंसिल की नोक, और यहाँ से ऐसे रख करके ये चाप ऐसे लगा देंगे इस तरह से। तो ये जो दूरी आएगी नीचे, ये वाली, ये जो दूरी आएगी ना, ये कहलाएगी √2, संख्या रेखा पर √2।
इस तरह से बनेगा चित्र इसका, अगर हमें बनाना है तब तो ठीक है, इस तरह से बनेगा √2। अगर हम इसको देखते हैं कि ये √2 आया कैसे है, ये वाला ये किस तरह से आया है, ये पाइथागोरस प्रमेय से है। पाइथागोरस प्रमेय जो है यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। ये आपने पहले ही पढ़ा है पिछली कक्षा में और यहाँ भी पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, यानी कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग उसके बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम OB, ऐसे अगर इसे हल करना हमें OB, ये लिख दिया OB का वर्ग बराबर ये क्या है, यहाँ लिखेंगे अब इसका नाम लिख देंगे A। कौन से बिंदु का A आएगा इस वाले बिंदु का, जहां पर ये वाला बिंदु 1 था ना, तो यहां पर A आ जाएगा। अब इसमें लिखेंगे OB का वर्ग बराबर OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग, AB का वर्ग। तो ये क्या जाएगा 1 का वर्ग प्लस यहाँ भी 1 का वर्ग। क्यों, एक ये था एक ये था, दोनों 1-1 इंच की थी ना, यहां से 1 इंच यहां से भी 1 इंच, तो इसका क्या हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और इसका वर्ग भी 1 होता है। 1 और 1 कितना होता है 2, तो यहां लिखेंगे हम OB की घात 2 बराबर ये आ जाएगा 2। अब ध्यान देना है, जैसे हम इसका भी वर्ग लगा देंगे, जैसे OB है इसकी कर दो, इसका भी हमने वर्गमूल निशान लगा दिया और इसका भी वर्ग लगा दिया इस तरह से। और एक बार जिसका भी वर्ग होता है OB का वर्ग और इस वर्ग से ये स्क्वायर जो निशान लग रहा है 2, इससे ये वर्ग का निशान कट जाएगा, तो क्या जाएगा OB बराबर √2। इस तरह से √2 आ गए, √2 लिखा, ऐसे हम हल कर देंगे इसका। ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से आया है, और जब हम चित्र बनाएंगे तो हमने पहले बता दिया, आप इसको बना करके देखेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, इससे आगे कुछ और भी देखते हैं। अब आगे देखेंगे आप यहाँ पर वास्तविक संख्याएं व दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याएं और उसमें जो दशमलव का प्रसार है वो कैसे कैसे होता है, किस तरह से दशमलव संख्याओं का, वो यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें हम 3 तरह की संख्याएं यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसमें शांत संख्याएं। शांत कौन सी होती हैं, जो संख्याएं p/q होती हैं, दशम में होती हैं, उनमें कोई भी शेष नहीं बचता है। ठीक है, या हम उसे कह सकते हैं शेषफल शून्य। जब भाग की दृष्टि से करेंगे उसको तो उसमें कोई भी शेष नहीं बचेगा। जैसे कोई संख्या लीजिए, मान लिया 1/2 है, अगर हम इस 1/2 आ जाएगा इस तरह से। और भी संख्याएं ऐसी हैं जैसे 15/4, ऐसे वो संख्याएं हैं। तो जैसा हम 1 से भाग करेंगे, यहाँ पर 1/2 है तो 2 से हम 1 को भाग करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ दशमलव लगा करके 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0 लगाएंगे, यहाँ भी दशमलव लगाएंगे, 2 बंदे 10, तो ये पूरा पूरा कट गया, 0.5 संख्या आ गई। इसका आंसर क्या आएगा 0.5। तो ये शांत हो गया, इसमें कोई शेष नहीं बचा, 0 है। अगली संख्या है 15/4, तो हम 4 से भाग करेंगे 15 को इस प्रकार से, 4 या 12, यहाँ कितना जाएगा 3, फिर दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, 4 7 28 और यहाँ बचेगा 2, फिर 0 और 4 पंजे 20, तो ये भी शांत हो गई, यानी 3.75। इस तरह से जो संख्याएं होती हैं, जो बाकी संख्याएं, तो हम दशमलव में जब प्रसार करते हैं तो भाग करने पे जो भी शेषफल शून्य आएगा, कोई शेष नहीं बचेगा, तो वो सब संख्याएं क्या होती हैं, शांत आवर्ती वाली होती हैं, शांत में होती हैं। ठीक है, दूसरा आगे देखेंगे हम इसमें अनवसानी आवर्ती। अनवसानी वह है अनवसानी आवर्ती, यानी इसको हम कहते हैं अशांत आवर्ती। और दूसरी होती है अनवसानी अनावर्ती, ये भी अशांत, इसे कहते हैं अनावर्ती। दोनों एक हैं, अशांत में दोनों, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती, दोनों में देखेंगे क्या अंतर है दोनों अशांत। क्या है दोनों में, उस चीज को हम यहां देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे अनवसानी आवर्ती, यानी ये अशांत। इसमें क्या होता है, जब हम इस तरह का कोई सवाल करते हैं तो इसमें जो शेष की आवर्ती है वो उसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है। जो भी अंक शेष बचेगा या जो आंसर यहाँ आएगा उसकी बार बार होती है। उदाहरण से हम समझ जाएंगे, जैसे कोई संख्या लीजिए 1/3 है, तो ये अनवसानी आवर्ती में आएगी 1/3।
हम 3 से भाग करेंगे 1 को, ध्यान दीजिए। तो यहाँ 0.0 लगाएंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे। अब 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, तो ये 9 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाइए, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0, फिर 3 तिया 9। इस तरह से ये आगे हम भाग करते चले जाएंगे और यहाँ पर यह अंक आता जाएगा। तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं अनअफसानी आवर्ती यानी अशांत आवर्ती। तो इसका आंसर आ जाता है 0.333 और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या 0.3 और इसके ऊपर एक लाइन खींचती है इस तरह की, इसको कहते हैं बार। इसको बार कहा जाता है, इसका मतलब होता है ये संख्या जो है बार बार आएगा। तो ऐसी संख्या जो आती हैं वो अनअफसानी आवर्ती कहलाती हैं। और भी संख्याएं हैं, जैसे 10/3 अगर 3 से भाग करिए 10 को, 3 तिया 9 ऐसे आता चला जाएगा। तो इसमें 3 तिया 9 आ जाएगा। फिर यहाँ फिर क्या बचेगा 1, फिर 10 लगा दीजिए, फिर 0, 3 तिया 9, इस तरह से भी ऐसे आता है। 3 3 आता चला जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बार बार 3 3 आएगा। या हम इसको लिख सकते हैं क्या 3.3 और ऊपर 3 के बार, ऐसे जो अंक बार बार आता है तो हम ऊपर ले जाते हैं, इसको कहते हैं बार। इससे सीधा पता चलता है ये अंक इसका बार बार आ रहा है। जैसे आता है अनअफसानी अनावर्ती, इसको कहते हैं, ये भी अशांति में होता है। इसमें क्या है, इसका उल्टा है। इसमें कोई अंक की पुनरावृत्ति जो होती है, पुनरावृत्ति नहीं होती अंक की, अलग अलग होता है। जैसे लिख सकते हैं, जैसे पाई है, पाई का मान होता है 22/7 और ये लगभग में आता है। आप जानते हैं, अभी हमने पहले बताया था, लगभग में ये मान आता है। अगर हम 7 से भाग करेंगे 22 को तो क्या होगा, 7 या 21, यहाँ 1 बचेगा, फिर 10 लगाएंगे, 0, 7 का ना 7 आ जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 3, फिर 0, 7 चौके 28, फिर बचेगा 2, फिर 0, फिर 7 दूनी 14। इस तरह से अंक, ये देखिए दशमलव के बाद जो अंक आएंगे ये अलग अलग आएंगे। इसको कहते हैं, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही, अलग अलग अंक आ रहे, इसमें पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये कहलाता है अनअफसानी अनावर्ती। इस प्रकार के और भी अंक संख्या है। मान लिया 1/7, हम 7 से भाग करेंगे 1 को, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 7 का नाम 7, कितना बचेगा 3, फिर 0, 7 चौक 28, फिर यहाँ बचेगा 2, 7, यहाँ जाएगा 0 और 7 दूनी 14, फिर यहाँ क्या जाएगा 6, 0 जाएगा, 7 अट्ठे 56। ऐसे अलग अंक आते चले जाएंगे इस तरह से। ध्यान दीजिए, पूरे पूरे अलग अलग अंक आ गए। तो ये कहलाते हैं अनअफसानी अनावर्ती। ऐसे हम किसी भी संख्या में कोई आती भाग करते हैं, अगर ये पुनरावृत्ति नहीं होती है तो अनावर्ती आ जाएगा अशांत का, और ये आवर्ती आ जाएगा अगर दशमलव के बाद वही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, अब इसमें आगे हम देखेंगे घातांक वाले का भी थोड़ा सा परिचय। अब इसमें कुछ घातांक के नियम देखेंगे, घात से संबंधित भी इसी प्रकार के उसमें सवाल भी हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है a की घात m पॉइंट a की घात n। यहाँ इसका मतलब गुणा से होता है, जब कोई यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो ये होता है गुणा। जैसे हम इसको उदाहरण से देखते हैं, a की घात m पॉइंट a की घात n बराबर a की घात m पॉइंट n। इसको हम संख्या से भी प्रदर्शित कर दे सकते हैं इस तरह से। मान लिया यहाँ लिखे हम 2 की घात 3 और यहाँ लिखेंगे हम 2 की घात 2 बराबर। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ गुणा के रूप में हम इसे गुणा भी लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 बराबर। अब यहाँ a की घात, a जो है इसका आधार है, यहाँ पर आधार है तो आधार इसका क्या जाएगा 2, और इन दोनों की गुणा अगर हम कर देंगे इसका मतलब दोनों गुणा, तो ये 3 दूनी 6। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 की घात 6। इस पॉइंट का मतलब है, फार्मूले का, कि जब भी घात गुणा में होगी आधार समान होगा तो हम केवल जो घातांक हैं घात इनकी गुणा करेंगे। अगर हम इसको पूरा खोलेंगे तो 6 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणा जाएगी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 बार कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 आंसर इस तरह से आता है। दूसरा देखते हैं यहाँ पर a की घात m और n
यहाँ पर mn। इसका मतलब है जो ये घात है ब्रैकेट के अंदर और बाहर दोनों की क्या होगी, आपस में गुणा हो जाएगी। जैसे हम कर सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर हम लिख दें यहाँ 2 की घात 3 और बाहर लिखें 2 बराबर, अब यहाँ देखेंगे 2 तिया 6, यहाँ भी ऐसे आ जाएगा उसी प्रकार का, तो 2 की घात 6 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, बात समझ में आ रही है ना। ऐसे हम करते हैं, जैसे a है और ये अंदर की घात बाहर, इन दोनों के आपस में गुणा हो जाएगी और हम इसको ऐसे करेंगे तो इसी प्रकार से आ जाएगा। तीसरा आता है a की घात m और a की घात n। ठीक है, आगे ये भाग में क्या होती है, भाग में घात घट जाती है, जैसे m माइनस n, इस घात में से ये वाली घात घट जाएगी। अब मान लिया हम लिख देते हैं ऊपर, क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिए, अगर हमने लिख दिया 3 की घात 4 बटे 3 की घात 2 बराबर, अब 3 की घात 4 और 3 की घात 2 है तो ये घटेंगी। यहाँ क्या है, आधार a है तो यहाँ 3 आ जाएगा और 4 माइनस 2 तो बराबर क्या आ जाएगा, 3 की घात 2 आ जाएगा। भाग में से घात घट जाती है भाग में, ध्यान देना है इसका। ऐसे करेंगे। आगे है a की घात m और b की घात m और बराबर इस प्रकार से। यहाँ ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं और घात क्या है इनकी, सेम है। जैसे हम लिख दें यहाँ पर 2 की घात 3 और यहाँ लिख दें गुणा 3 की घात 3, घात दोनों की बराबर हैं और ये आधार अलग अलग है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 की और 3 की दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी, 2 तिया 6 हो जाएगी। ठीक है, और ये 3 क्या है, घात है बराबर, तो सेम इस तरह से आ जाएगा, 3 की घात 6। अगर हम इसको क्या करते हैं, फिर क्या लिखेंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6, इसका मतलब 6 6 36 छक्का 216, इस प्रकार से हम कर देंगे। ठीक है गाइस, आज की वीडियो आपने सीखा है कक्षा 9 के गणित का पहले चैप्टर का परिचय यानी इंट्रोडक्शन। आज की इस वीडियो में उसकी शेष जो एक्सरसाइज हैं वो हम क्रम से पार्ट बाय अगली वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे, वहां पर सभी सवालों का हल करेंगे। जो भी कक्षा 9 के स्टूडेंट्स हैं वो इनको वीडियो को पूरा देखना है, अगली वीडियो को भी देखना है, अच्छा लगा है तो शेयर भी करना है। कमेंट में जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा है, या इससे संबंधित कोई और अपनी कक्षा की वीडियो, तो उसको हमें कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।